जरा सोचिए, आप रात को सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, घर में सब खामोश हैं, और तभी आपकी नींद टूटती है। कुछ है, कुछ ऐसा जो आपके चेहरे के पास आ रहा है, धीरे धीरे, सांप की तरह रेंगते हुए। आप आंखें खोलते हैं, लेकिन देख नहीं पाते, और जब तक आप कुछ समझें, वो चीज आपके नाक के रास्ते आपके दिमाग में घुस जाती है। आपका दिमाग अब आपका नहीं रहा, आपका चेहरा अब आपका नहीं रहा। आप वही दिखते हैं, वही नाम, वही आवाज, वही शक्ल, लेकिन अंदर से आप एक अजनबी हो गए। एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक काम जानता है, इंसानों को खाना। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, हर शहर में, हर गली में, हर घर में, और किसी को पता नहीं, क्योंकि ये जीव दिखते बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। लेकिन एक लड़का है, एक 17 साल का आम सा जापानी लड़का। उस रात उसके नाक में भी कुछ घुसने की कोशिश हुई, लेकिन उसके कानों में हेडफोन्स लगे थे, और वो परजीवी दिमाग तक पहुंचने में नाकाम रहा। वो घुस गया उसकी दाहिनी हथेली में, और अब उस लड़के के हाथ में एक आंख है, एक मुंह है, एक दिमाग है। एक ऐसा दिमाग जो इंसान नहीं है, लेकिन जो पूरी दुनिया बचाने में उस लड़के की मदद करेगा। यही है पैरासाइट पार्ट 1 की कहानी, और आज हम इसे शुरू से आखिर तक, हर एक सीन, हर एक इमोशन, हर एक राज आपके सामने खोलेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही रूह को हिला देगी। जापान, एक शांत, खूबसूरत देश, लेकिन कुछ हफ्तों से एक अजीब सी खबरें आ रही हैं। अखबारों में एक शब्द बार बार छप रहा है, मिन्स मीट मर्डर्स, यानी कीमा हत्याएं। पूरे जापान में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मारे नहीं, बल्कि खाए जा रहे हैं। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस खून और बिखरी हड्डियां। पुलिस हैरान है, डिटेक्टिव्स हैरान हैं, पूरा देश डरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि हत्यारे इंसानों जैसे दिखते हैं। ये वो परजीवी हैं जो रात के अंधेरे में आए, किसी को नहीं पता कहां से, शायद अंतरिक्ष से, शायद जमीन के भीतर से, लेकिन वो आए और उन्होंने इंसानों को अपना घर बना लिया। तरीका था सीधा, सोते हुए इंसान की नाक या कान में घुसो, दिमाग तक पहुंचो, उसे खा जाओ, और उस इंसान के जिस्म पर कब्जा कर लो। अब वो इंसान बाहर से वैसा ही दिखता है, बोलता है, चलता है, मुस्कुराता है, लेकिन उसे जब भूख लगती है तो वो किसी इंसान को ढूंढता है और उसे खा जाता है, एकदम चुपचाप, बिना किसी निशान के। यही वो दुनिया है जिसमें हमारी कहानी शुरू होती है, और हमारा हीरो शिनिची इजुमी इस सबसे बेखबर, अपनी जिंदगी में मगन एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट है, शांत स्वभाव का, थोड़ा शाय, और एक लड़की से बेतहाशा प्यार करने वाला, जिसका नाम है सतोमी मुरानो। शिनिची की जिंदगी में सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि सटोमी को कैसे इंप्रेस करूं। लेकिन एक रात सब बदल गया। रात का वक्त है, शिंजी अपने कमरे में सो रहा है, हेडफोन्स लगे हैं, म्यूजिक बज रहा है, और तभी एक छोटी सी कीड़े जैसी चीज उसके चेहरे के पास आती है। वो नाक में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन शिनिची करवट बदलता है। हेडफोन का तार नाक के पास आ जाता है, पर जीवी रुक जाता है। अगला रास्ता, हाथ। शिनिची की दाहिनी हथेली में वो घुस जाता है, तेजी से, अंदर तक। शिनिची दर्द से जाग जाता है। वो अपना हाथ देखता है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हाथ में कुछ हिल रहा है, कुछ बदल रहा है। घबराहट में वो अपनी बेल्ट से हाथ कसकर बांध लेता है, ताकि वो चीज ऊपर तक न जाए। और यही वो फैसला था जिसने शिंची की जिंदगी बचाई। वो परजीवी दिमाग तक नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह शिनिची स्कूल जाने के लिए उठता है, और उसका दायां हाथ अपने आप हिलता है। शिनिची चीखता है। वो हाथ एक आंख बनाता है, फिर एक मुंह, और बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिंची की सांसें रुक जाती हैं। उसका हाथ बोल रहा है। वो हाथ एक परजीवी है जो उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो हाथ में ही रह गया, और अब उसने शिनिची के हाथ की पूरी मसल चरर पर कब्जा कर लिया है। शिनिची उसे नाम देता है मिगी। जापानी में मतलब होता है दायां, और यहां से शुरू होती है एक इंसान और एक एलियन परजीवी की सबसे अजीब, सबसे अनोखी, और सबसे जरूरी दोस्ती। मिगी कैसा है? वो ठंडा है, बिल्कुल लॉजिक से चलने वाला। उसे इमोशंस नहीं आते, उसे प्यार नहीं आता, उसे डर नहीं लगता। वो सिर्फ एक चीज जानता है, सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। और उसके लिए शिनिची का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि शिनिची का शरीर उसका घर है। इसलिए मिगी शिनिची की रक्षा करेगा, हर हाल में, हर दुश्मन से। लेकिन उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो शिनिची की भावनाओं की परवाह करे। मिगी एक बार साफ कह देता है, अगर तुम्हारी जान बचाने और अपनी जान बचाने में चॉइस आई, तो मैं अपनी जान चुनूंगा। यही उसकी ईमानदारी है।
और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत भी। मिजी बहुत तेजी से सीखता है। वो किताबें पढ़ता है, विकिपीडिया ब्राउज करता है, विज्ञान समझता है, फिलॉसफी समझता है, और वो शिनिची को एक बात बताता है जो शिनिची के दिल तक उतर जाती है। तुम्हारे जैसे हम बहुत कम हैं। जिन इंसानों में परजीवी घुसते हैं उनका दिमाग खत्म हो जाता है, वो हमारे हो जाते हैं। तुम अकेले ऐसे हो जो अभी भी खुद हो। शिनिची यह सुनकर कांप जाता है। अकेला, इस पूरी दुनिया में अकेला। लेकिन क्या वो सच में अकेला है? आगे पता चलेगा। अभी शिनिची की सबसे बड़ी चुनौती है सातोमी। सातोमी उसकी बचपन की दोस्त है। वो उसे पसंद करती है और शिनिची उसे। एक बार क्लास में मिगी ने अपनी मर्जी से सटोमी का हाथ छू लिया। सटोमी चौंक गई। शिनिची शर्म से लाल हो गया और मिजी ने कहा, तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से मेरा हाथ खिंच गया। शिनिची ने मन में कहा, यह बहुत बड़ी तकलीफ है। इस छोटे से कॉमिक पल ने उस डरावने माहौल में एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन यह मुस्कान जल्दी ही गायब होने वाली है। शिनिची को ज्यादा देर तक इस बात की लग्जरी नहीं मिली कि वो मिगी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि एक दिन एक दूसरा परजीवी सामने आ गया। यह परजीवी एक बड़े आदमी के शरीर में था और उसने पहचान लिया शिनिची को। उसने देखा कि शिनिची के शरीर में दो चेतनाएं हैं, एक इंसानी और एक परजीवी, और यह उसे पसंद नहीं आया। परजीवियों का नियम था, या तो पूरा शरीर हमारा या नहीं। उसने शिनिची पर हमला किया और तभी मिगी ने पहली बार अपनी असली ताकत दिखाई। शिनिची का दायां हाथ एक चाकू में बदल गया, तेज, तीखा, शार्प। दोनों परजीवियों के बीच लड़ाई हुई, खून बहा, अंग बिखरे, और आखिर में मिगी ने दूसरे परजीवी को मार दिया। शिनिची थरथरा रहा था। उसने पहली बार देखा था कि यह दुनिया कितनी खूनी है, कितनी असली है। यह कोई एनिमे नहीं था, कोई कार्टून नहीं था। यह जिंदगी और मौत का खेल था, और वो उस खेल में बीचों बीच फंस चुका था। मिगी ने ठंडे दिल से कहा, पहली बार तो हो गई, आगे और होगी, तैयार रहो। शिनिची के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन स्कूल में एक नई मैथ टीचर आई, तामिया रियोको। खूबसूरत, शांत, बेहद इंटेलिजेंट। लेकिन जैसे ही वो क्लास में घुसी, मिगी हरकत में आया। उसने धीरे से कहा, शिनिची, वो भी हम जैसी है। शिनिची का दिल डूब गया। उसकी अपनी टीचर, एक परजीवी। तमिया ने भी शिनिची को पहचान लिया था, और उसने वो किया जो बाकी परजीवी नहीं करते। उसने शिनिची को अलग से बुलाया, बात की शांति से। उसने कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मुझे तुम दोनों में दिलचस्पी है, एक इंसान और एक परजीवी साथ रहते हुए। ये मेरे लिए रिसर्च है। शिनिची हैरान था, क्योंकि तमिया सोचती थी, ऑब्जर्व करती थी, और अजीब बात, उसे इंसानों में कुछ दिलचस्पी थी। बाकी परजीवी इंसानों को सिर्फ खाना समझते थे, लेकिन तमिया उन्हें समझना चाहती थी। और वो शिनिची को एक और बात बताती है जो सुनकर रूह कांप जाती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। शिनिची की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक परजीवी मां बनने वाली है? तमिया ने कहा, हां, और बच्चा पूरी तरह इंसानी होगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि एक परजीवी मां इंसानी बच्चे को कैसे पालती है। ये बात सुनकर मिगी भी चुप हो गया, क्योंकि ये सोच, ये क्यूरियोसिटी, ये किसी और परजीवी में नहीं थी। तमिया अलग थी, और इसीलिए वो इस पूरी कहानी में सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार बनने वाली थी। तमिया का एक पार्टनर था, मिस्टर ए। वो भी परजीवी था, लेकिन तमिया जैसा नहीं। वो जंगली था, हिंसक था, और उसे शिनिची से नफरत थी। क्यों? क्योंकि शिनिची एक ऐसा इंसान था जिसमें परजीवी रहता था, और वो इंसान अभी भी खुद था। ये मिस्टर ए के लिए अपमान था। उसने शिनिची पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन तामिया ने उसे रोका। और जब मिस्टर ए ने स्कूल में शिनिची को ढूंढने की कोशिश की, तो शिनिची और मिगी ने मिलकर उसे घायल कर दिया। मिस्टर ए भागा, लेकिन मरते मरते उसने एक काम किया। वो एक नए शरीर में घुस गया, शिनिची की मां के शरीर में। ये वो सीन है जो देखने वाले कभी नहीं भूलते। शिनिची को खबर मिलती है कि उसकी मां एक एक्सीडेंट में घायल हो गई है। वो दौड़ता है अस्पताल की तरफ, लेकिन जब वो पहुंचता है तो जो सामने खड़ी है वो उसकी मां नहीं, उसकी मां की शक्ल में मिस्टर ए है। वो हमला करता है शिनिची पर। शिनिची चीखता है, लड़ता है, रोता है, और उस लड़ाई में मिगी पूरी ताकत से शिनिची की रक्षा करता है। लेकिन शिनिची को गहरी चोट आती है, इतनी गहरी कि वो लगभग मर जाता है। मिजी उसे बचाने के लिए एक काम करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। वो अपनी सेल्स, अपना खुद का जिस्म शिनिची के दिल के पास भेजता है, उसे ठीक करने के लिए। शिनिची बच जाता है, लेकिन जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी मां मर चुकी थी,
मिस्टर ए ने उसके शरीर में घुसने से पहले उसे खत्म कर दिया था। वो औरत जिसने उसे पाला, जिसने उसे प्यार किया, वो चली गई। शिनीची रोया, लेकिन इस बार वो रोना कुछ अलग था। वो रोना अधूरा था, जैसे आंसू आए तो लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि मिगी के सेल्स उसके अंदर थे और उन सेल्स ने उसकी भावनाओं को भी थोड़ा बदल दिया था। शिनीची जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। ठीक होने के बाद शिनीची स्कूल वापस आया, लेकिन वो वही शिनीची नहीं था। पहले वो डरता था, झिझकता था, दबता था। अब वो सीधे देखता था, बिना डर के। साटोमी ने नोटिस किया। उसने शिनीची से पूछा, तुम बदल गए हो, क्या हुआ तुम्हें? शिनीची ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन साटोमी जानती थी, कुछ तो था। वो एक रात उससे सीधे पूछती है, शिनीची, तुम अभी भी तुम हो ना? ये एक सवाल शिनीची के दिल में उतर जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। मिगी के सेल्स उसके अंदर थे। उसकी सोच बदल रही थी। उसका दर्द महसूस करने का तरीका बदल रहा था। क्या वो अभी भी इंसान था? स्कूल में एक दिन एक लड़का उसे मारने आता है। पुरानी दुश्मनी। शिनची ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने उस लड़के को एक पल में पकड़ा और दीवार से लगा दिया। इतनी ताकत, इतनी स्पीड जो पहले शिनीची में नहीं थी। मिगी के सेल्स ने उसे फिजिकली बदल दिया था। वो ज्यादा तेज था, ज्यादा मजबूत था, ज्यादा शार्प था, लेकिन अंदर से ज्यादा खाली भी था। ये वो सबसे डरावना ट्रांसफॉर्मेशन था। दुश्मन से नहीं, खुद से है। तामिया को अब शिनीची की मां का बदला लेने का जरिया चाहिए था। नहीं, वो बदला नहीं लेना चाहती थी। वो अब प्रेग्नेंट थी। उसे अपने बच्चे की चिंता थी, इसलिए उसने स्कूल में एक और परजीवी भेजा, हिदेओ शिमादा। वो क्लास में आया, मुस्कुराया, दोस्त बनाने की कोशिश की। शिनीची और मिगी ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन शिमादा वो ऑब्जर्व कर रहा था। दिन बीते, शिमादा स्कूल में घुल मिल गया, लेकिन एक दिन एक लड़की ने उसे गलती से देख लिया। उस सीन में जो वो था, जो वो असल में था। और शिमादा ने उसे रोकने के लिए अपना असली रूप दिखाया। उसका सिर खुल गया, लेकिन उसने स्कूल में अलार्म मचा दी। और फिर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। शिमादा का कंट्रोल टूट गया। उस लड़की ने उस पर पेंट थिनर फेंक दी थी, जिससे उसकी सेल्स डैमेज हो गई थी और वो अपना इंसानी रूप रख नहीं पा रहा था। स्कूल के कॉरिडोर्स में खून बिखर गया। स्टूडेंट्स भागे, चीखें गूंजी। शिनीची स्कूल के अंदर था। मिगी ने कहा, हमें उसे रोकना होगा, अभी। शिनीची और शिमादा की लड़ाई स्कूल के ऊपर हुई, रूफटॉप पर। शिमादा के ब्लेड शिनीची पर बरसे और मिगी ने अपना सब कुछ लगा दिया। उसने शिनीची के हाथ को एक बो में बदला। वो रॉड सीधे शिमादा के सीने में घुसी। शिमादा ढेर हो गया। शिनीची नहीं जानता था और जानना भी नहीं चाहता था। यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। शिमादा तो खत्म हो गया, लेकिन एक और मुसीबत बाकी थी। शिनीची की मां के शरीर में जो मिस्टर ए था, वो अभी भी जिंदा था और शिनीची जानता था उसे मां के शरीर को आजाद करना होगा। लेकिन मां का शरीर कैसे हाथ उठाएगा उस पर? तमिया ने शिनीची को लोकेशन बताई। उसकी मां कहां है? शिनीची वहां पहुंचा। सामने वो थी, उसकी मां की शक्ल, उसकी मां की आवाज का भ्रम। मिस्टर ए ने हमला किया, लेकिन इस बार शिनीची रोया नहीं, वो लड़ा। अंदर से टूटते हुए वो लड़ा। शिनीची और उसके अंदर से मिस्टर ए का कंट्रोल थोड़ा ढीला पड़ा। मां का शरीर गिरा। शिनीची वहीं बैठ गया। कुछ दर्द इतने बड़े होते हैं जो शब्दों में नहीं आते। इस सब के बाद शिनीची सटोमी के पास गया। वो थका हुआ था, टूटा हुआ था। सटोमी ने उसे देखा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। मिगी ने कुछ महसूस किया। सटोमी मुस्कुराई। मिगी ने यह सुना और पहली बार उसने कुछ महसूस किया जिसका उसके पास नाम नहीं था। शायद लोनलीनेस, या शायद कुछ ऐसी चीज जो बाद में समझ आएगी। जब शिनीची अपनी लड़ाइयां लड़ रहा था, दूसरी तरफ एक और खेल चल रहा था, एक बड़ा खेल। टेक्सई हिरोकावा, एक पॉलिटिशियन, एक मेयर कैंडिडेट। वो बहुत पॉपुलर था, लोग उसे पसंद करते थे, उसकी तकरीरें सुनते थे। लेकिन शिनीची जब उसे टीवी पर देखता है, मिगी तुरंत बोलता है, वो भी। हिरोकावा भी परजीवी था, और सिर्फ हिरोकावा नहीं, उसके आसपास जो पॉलिटिशियंस थे, जो बॉडीगार्ड्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, उनमें से कई परजीवी थे। ये एक साजिश थी। परजीवी इंसानी समाज में घुस बैठ कर रहे थे, ऊपर से नीचे तक। इसलिए ये हत्याएं हो रही थी और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ जगहों पर हत्यारे खुद डिटेक्टिव बने हुए थे। शिनची समझ गया, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये पूरी मानवता की लड़ाई थी। और वो एक 17 साल का लड़का अकेला था उस लड़ाई में। मिगी ने कहा,
हम इस पूरे सिस्टम को नहीं तोड़ सकते, हमारे पास उतनी ताकत नहीं, शिनीची ने कहा। लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, मिगी ने पूछा। क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा? शिनीची ने कहा। चैन, बस। मिगी के लिए यह जवाब पहेली थी। सर्वाइवल का कोई लॉजिक नहीं था इसमें, लेकिन इसीलिए इंसान खास है। फिल्म के आखिर में एक शैडो नजर आता है, एक नाम, गोटो, हिरोकावा का बॉडीगार्ड। लेकिन वो कोई आम बॉडीगार्ड नहीं, वो 5 परजीवियों का मेजबान है। एक ही जिस्म में 5 परजीवी। वो अब तक का सबसे ताकतवर है। उसकी स्किन पर गोली नहीं चलती, उसके ब्लेड सबसे तेज है, उसकी स्पीड किसी इंसान की सोच से परे है। गोटो अभी पूरी तरह स्क्रीन पर नहीं आया, लेकिन उसकी एक झलक, उसकी एक आहट दिल में ठंडक भर देती है। शिनीची को यह पता चलता है, और मिगी भी पहली बार कहता है, उससे हम जीत नहीं सकते, अभी नहीं। शिनीची ने मिगी को पहली बार इतना सतर्क देखा था। अगर मिगी डर रहा है तो गोटो कितना खतरनाक है? यह सवाल पार्ट 2 का है, लेकिन यह सवाल यही फिल्म का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर है। फिल्म का आखिरी सीन, शिनीची हॉस्पिटल में है, सटोमी के पास। दोनों बैठे हैं, खामोशी है। शिनीची का हाथ सटोमी के हाथ में है, और तभी एक कोने में एक आदमी बैठा है। वो उनकी तरफ देख रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है शिनीची और मिगी की बातें। ये कौन है, पुलिस का आदमी या किसी और का? फिल्म जवाब नहीं देती, बस एक डार्क अनकंफर्टेबल फीलिंग छोड़ती है और क्रेडिट्स चल देते हैं। लेकिन इससे पहले तमिया एक आखिरी बार नजर आती है। वो मेयर बनने की रेस में हिरोकावा के साथ है। परजीवी सत्ता तक पहुंचने वाले हैं, और गोटो वो अभी भी वहां है, शांत, इंतजार में। फिल्म खत्म। दोस्तों, पैरासाइट पार्ट एक सिर्फ एक हॉरर साईफाई फिल्म नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आपको रात में सोने नहीं देगा। वो सवाल है, इंसान होने का मतलब क्या है? मिगी एक परजीवी है, उसे इमोशंस नहीं आते, लेकिन जब वो शिनीची के साथ रहता है, वो धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगता है जो उसे समझ नहीं आता। शिनीची एक इंसान है, लेकिन जब मिगी के सेल्स उसमें मिल जाते हैं, वो कम महसूस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं। परजीवी थोड़ा इंसान बन रहा है और इंसान थोड़ा परजीवी, और इसी बीच में एक सवाल लटका है, इंसानियत क्या है? भावनाएं, प्यार या सर्वाइवल? परजीवी भी तो जिंदा रहना चाहते हैं, इंसान भी तो दूसरों को खाते हैं, बस अलग तरीके से। तो फर्क क्या है? शायद फर्क है चुनाव में। शिनीची के पास ताकत थी, मिगी की ताकत, लेकिन उसने वो ताकत इस्तेमाल की बचाने के लिए, खाने के लिए नहीं। यही वो फर्क है जो इस फिल्म कहना चाहती है। ताकत सबके पास होती है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल वो तय करता है कि आप इंसान हो या कुछ और। यही थी पैरासाइट पार्ट 1 की पूरी कहानी। हर सीन, हर किरदार, हर दर्द। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस जैसी और भी दिलचस्प फिल्मों की कहानियां आती रहती हैं। कमेंट में बताइए, मिगी और शिनीची में आपको कौन ज्यादा पसंद आया, और क्या आपको लगता है कि मिगी सच में इमोशंस फील कर सकता है? और पार्ट 2 चाहिए? कमेंट में लिखिए, पार्ट 2 लाओ। तब तक ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में।